नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी दौरे के दौरान जिले को बड़ी विकास सौगात दी। मुख्यमंत्री ने करीब 550 करोड़ रुपए की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के मुद्दे पर पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। साथ ही जनता के साथ किसी भी तरह का छल नहीं होने दिया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि विकास के नाम पर आपको कोई छल नहीं सकता है। बाराबंकी के विकास से जुड़ी जो भी योजनाएं आएंगी, हमारी सरकार उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं आप सभी को 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर जिले तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी जोर दिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। बाराबंकी में इन परियोजनाओं के शुरू होने से जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने, रोजगार के अवसर बढ़ने और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज भगवान लोधेश्वर महादेव की पूजा करते समय वहां पर भगवान लोधेश्वर महादेव को मुझे बहुत सुंदर कमल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी इसका मतलब कमल के फूल को भगवान लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप सब इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आपको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास के नाम पर कोई आपको छल नहीं सकता है और विकास की जो योजना बाराबंकी की आएगी उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको इन सभी 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। वहीं दिल्ली में चल रहे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने सीजेपी से जुड़े अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद पार्टी ने पुलिस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरतने का आरोप लगाया। सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ भी कथित तौर पर बेरहमी से पेश आ रही है। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे प्रदर्शनकारियों की पिटाई की जा रही है और उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। सीजेपी प्रवक्ता ने विपक्षी सांसदों से अपील करते हुए कहा कि वो तत्काल सड़कों पर उतरकर छात्रों के समर्थन में खड़े हों। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और पुलिस को बल प्रयोग करने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजधानी की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने और प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए आरोपों को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल सीजेपी के आरोपों पर और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और पूरे मामले पर सभी की नजरें बनी हुई है। वहीं पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ये मामला अदालत पहुंचा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसी उपयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किया जाना आवश्यक है। याचिका में दावा किया गया है कि सोनम वांगचुक की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज की जरूरत है। इसी आधार पर अदालत से अनुरोध किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई करने का फैसला किया है। अब अदालत में याचिकाकर्ता और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सोनम वांगचुक पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर चर्चाओं में है और उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं। इस बीच उनके समर्थक भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा या मौजूदा अस्पताल में ही उनके इलाज की व्यवस्था जारी रहेगी। मामले पर आने वाले दिनों में कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। वहीं संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन सदन स्थगित होने के कारण अब इसके अगले दिन पेश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित विधेयक के जरिए वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान
जन गण मन की तरह कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय गीत का भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में विशेष महत्व है, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। विधेयक के तहत जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना, उसमें बाधा डालना या अपमान करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। तो दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम 1 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध शुरू कर दिया है। सीपीआईएम और कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के संवैधानिक दर्जे में अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय गीत के सम्मान और सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब विधेयक के संसद में पारित होने और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अहम बैठक ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे और सरकार को घेरने की रणनीति के बीच दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक मुद्दों और विपक्ष की आगे की संयुक्त रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार बैठक में संसद के अंदर सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने, विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। विपक्ष का प्रयास है कि संसद में विभिन्न मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाया जाए। बैठक में विपक्षी गठबंधन की एकता बनाए रखने और साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर भी जोर दिया गया। वहीं संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार अपने पक्ष को मजबूती से रख रही है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये मुलाकात राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले दिनों में विपक्ष की रणनीति और संसद के भीतर उनके रुख पर इस बैठक का असर देखने को मिल सकता है। वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह चौहान ने धौलाना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। वो लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों से मुलाकात कर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। डेली 24 भारत से खास बातचीत में प्रताप सिंह चौहान ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। हापुड़ की धौलाना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह चौहान द्वारा लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह चौहान, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से तैयारियां जो है अब जुटे हुए हैं, गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? देखिए, हम धौलाना विधानसभा के हर गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी लोगों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से, क्षेत्र के सभी निवासियों से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोगों का कहना है कि इस बार 2027 में ये लोग बीजेपी से त्रस्त हैं और बीजेपी को इस बार ये कोई वोट नहीं देंगे। ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जैसे 2012 से 2017 में काम किया है, उस विकास मॉडल को देख के इन लोगों ने, सभी ने हमसे वादा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा हमें लोगों ने आश्वासन दिया है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों का जो है लगातार आपको समर्थन मिल रहा है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप जब सीट जीत जाते हैं? युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं को किस तरह से क्या? देखिए, यहाँ का जो युवा है बिल्कुल बेरोजगारी चरम पे है। जब से ये सरकार आई है, भाजपा ने किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं दी है। कोई ये बड़ी इंडस्ट्री लेकर नहीं आए हैं, बड़ी कोई सरकारी कंपनी नहीं लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मौका मिलेगा 2027 में, तो हम युवाओं के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री और भी लेकर आएंगे। जो ये फैक्ट्री है, इन सभी में 30 से 40% हम आरक्षण व्यवस्था करेंगे। बच्चों को, जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं, जिन ग्रामीणों की जमीन गई है, उन सभी को मिलाकर 30 से 40% कोटा हम इन बच्चों को दिलाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरियां भी निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि युवाओं को रोजगार दें। और जिन युवाओं को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, वो सरकार की जिम्मेवारी होगी, उनको कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी करेंगे। महिलाओं के लिए क्या रहेगा? महिलाओं के लिए, जैसा आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को एक पेंशन राशि देने की घोषणा की है और उस पर हम हर महिलाओं को यूपी की 40,000 रुपए सालाना पेंशन देने का काम करेंगे। प्रताप जी, अगर कानून व्यवस्था की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप यूपी की कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो यहाँ ध्वस्त है। कहाँ कानून व्यवस्था? हर जिले में रोज मर्डर हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं,
छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। आप थाने में जाइए, वहां पर लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो उनसे जो दूसरे तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। तो भ्रष्टाचार भी बिल्कुल चरम पे है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। कोई भी कानून व्यवस्था किसी तरह की यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है। सरकार तो कह रही है कि अपराधी जो है वो रण छोड़ के भाग रहे हैं। अब सरकार तो ऐसे झूठे वादे करेगी। सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार यहाँ जनता के बीच में आके देखे जनता कितना उत्पीड़न हो रहा है। आप तहसील में चले जाइए, वहां काम नहीं होता फ्री में। थाने में चले जाइए, वहां फ्री में काम नहीं होता है। तो सरकार तो सिर्फ झूठे वादे करती हुई आई है। आप ये बताइए, इन्होंने क्या एक हॉस्पिटल बनाया? क्या कोई सड़क बनाई यहाँ पर? क्या इन्होंने शिक्षा मुफ्त की? या कोई पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितने स्कूल बनाए बताइए आप देखते हैं कि इन्होंने कई हजार स्कूल सरकारी जो है बंद कर दिए। ये शिक्षा तो दे नहीं रहे हैं, उल्टा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। हमें मौका मिलेगा तो आधुनिक तरीके से स्कूल बनाए जाएंगे। 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त हो गई और बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। बच्चियों को 12वीं पास करने के बाद 20,000, या पिछली बार हमने दिया था, इस बार हम 30 से 40,000 रुपए देने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि 12वीं के बाद भी बच्चों को हम मुफ्त पढ़ाने का काम करेंगे। ये बताइए प्रताप जी, राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चंदा चोरी का मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, जिस भाजपा ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, जो हिंदुओं की एक आस्था का प्रतीक है, भगवान राम के विचारों से हम सब चलते हैं, उनकी पूजा कर करके हम सब बड़े हुए हैं। और इन्होंने जब राम मंदिर बनाने की बात की तो इन्होंने कहा राम मंदिर हमने बनाया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने इसमें चंदा देके इस मंदिर को बनाने का काम किया। लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने अपने चोर सारे इसमें बैठा दिए, भाजपा के और आरएसएस के। इन्हीं चोरों ने चंदा चोरी की है। भगवान राम का इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जिन जिन लोगों ने यहाँ चंदा चोरी किया है उसकी निस्वार्थ बिल्कुल जांच हो और इन चंदा चोरों को ज्यादा से ज्यादा जो कानून के रूप में सजा दी जा सकती है उनको सजा देके, और इन पैसों की रिकवरी भी होनी चाहिए। जो पैसा ये लेके गए हैं ये रिकवरी भी होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। नीट परीक्षा लीक को लेकर सोनम वांगचुक का आज 20वें दिन भी अनशन जारी है, किस तरह से देखते हैं आप उसे? आप देखिए, एक टाइम ऐसा था कि ये सोनम वांगचुक जी के जो फादर हैं, इन्होंने भी एक बार अनशन किया था। आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। उस टाइम की सरकारों ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको जाके उनका अनशन तोड़वाया था, उनकी सभी मांगे मानी थी। लेकिन आज देखिए इस सरकार में ये कैसी हो गई है, इसके अंदर दिल नहीं रहा है कि एक इंसान जो बच्चों के स्टूडेंट हैं, जो नीट पेपर लीक हुआ है, उनके फेवर में आकर अगर वो कह रहा है, जांच की मांग कर रहे हैं और जांच के साथ में कह रहे हैं बर्खास्त करो, लेकिन ये 20 दिन हो गए हैं। वो इंसान बिल्कुल अब खतरे में आ चुका है। अब 20 दिन से उसकी जांचें भी और ये भी सब नीचे आ रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगर 2-4 दिन में इनका वो नहीं हुआ तो इनको कुछ भी क्षति हो सकती है, जान माल की भी क्षति हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने एक बार वहां किसी को भेज के ये नहीं कहा हम आपकी मांगे मानने को तैयार हैं, या ऐसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हम बर्खास्त करेंगे। इनको तुरंत में इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, जिससे एक युवाओं में अच्छा संदेश जाए और आगे कोई भी नीट जैसी परीक्षा को, पेपर लीक जैसे उसको कोई दोबारा से करने की कोशिश ना करे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और सोनम वांगचुक का जो अनशन है उसे तोड़वा देना चाहिए। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। वहीं श्री राम जन्मभूमि दान से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में हिंदू महासभा की तरफ से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। संगठन ने राष्ट्रपति से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन, साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। हिंदू महासभा का कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने उनके पत्र को आवश्यक कार्रवाई और उचित दिशा निर्देश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। संगठन के अनुसार इसकी जानकारी उन्हें संबंधित विभागों से प्राप्त हुई है। महासभा का कहना है कि उन्होंने पत्र में दान राशि के उपयोग को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। संगठन का यह भी कहना है कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है और अगर किसी प्रकार की शिकायत सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया था।
फिलहाल राष्ट्रपति भवन की ओर से पत्र को संबंधित विभागों को भेजे जाने की प्रक्रिया को प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्र में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई है। अब आगे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंत्रालय अपने स्तर पर उपलब्ध तथ्यों एवं नियमों के अनुसार करेंगे। इस पूरे मामले पर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद डेलीगेशन के सदस्यों ने कहा कि मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है और सरकार स्तर पर इस मामले पर बातचीत करने का भरोसा दिलाया है। तो सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों और मांगों को लेकर चर्चा हुई। डेलीगेशन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी। मुलाकात के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों ने कहा कि अभी कोई अंतिम निर्णय या पक्का आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन सरकार की ओर से मामले को उचित स्तर पर उठाने का भरोसा दिया गया है। डेलीगेशन ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर आगे भी प्रयास जारी रखेगा और सरकार के फैसले का इंतजार करेगा। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर नजर आई। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने में सूजन के कारण मुकाबले से बाहर रहे, जबकि उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया। तो भारतीय गेंदबाजों ने प्रसिद्ध कृष्णा से शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 मेडन ओवर डाले और 20 डॉट गेंदों का स्पेल किया, लेकिन दूसरे छोर में उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैकब बेथिल और बेन डकेट ने पहले संभल कर खेलते हुए बाद में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 192 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी रही। वहीं लॉर्ड्स के मैदान पर भी ये किसी वनडे मुकाबले की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई। बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 135 गेंदों में 141 रन बनाए, जबकि जैकब बेथिल ने 91 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने गेंदबाजी में अनुशासन भी खोया और कुल 26 अतिरिक्त रन दिए, जिसमें 16 वाइड, 9 लेग बाय और 1 नो बॉल शामिल रही। पूर्व इंग्लैंड कप्तान नसीर हुसैन और टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी भारतीय गेंदबाजी की आलोचना की और इसे साधारण बताया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।